जेईई एडवांस एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हेडिंग डाल देना अपने कॉपी में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और शुरुआत में कुछ थियोरेटिकल पॉइंट्स है जिन सब का हम लोग डिस्कशन करेंगे, और मतलब हर एक कंसेप्ट में हम लोग कुछ जैसे अब थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स का डिस्कशन करेंगे कि ये पॉइंट माना जा सकता था, ये पॉइंट कंसिडर किया जाता है, ये पॉइंट कंसिडर किया जाता है, तो सब चीज़ों का तो हम लोग डिस्कशन करेंगे ही करेंगे। तो वही चीज़ों का हम लोग एक करके डिस्कशन करना शुरू करेंगे। सबसे पहला पॉइंट नोट डाउन करो इसमें, according to molecular orbital theory, the atomic orbitals of the bonding atoms, the atomic orbital of the bonding atoms mix with each other, और मेरे ग्रामेटिकल मिस्टेक को इग्नोर कर देना, each other for the formation of new orbitals called as molecular orbitals. Called as molecular orbitals. अभी तक हम लोग ये कंसिडरेशन लेके चल रहे थे कि हम लोगों का जो एटॉमिक ऑर्बिटल वाला पार्ट है वो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होके, और एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स भी अगर होता था तो केवल सेंट्रल एटम के लिए मिक्स होता था, बाकी के लिए मिक्सिंग की हम लोग बात नहीं कर रहे थे। अभी तक हम लोग ऐसा कंसिडरेशन लेके चल रहे थे, एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होता था हाइब्रिडाइजेशन में, लेकिन केवल सेंट्रल एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होकर के कुछ नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन कराते थे। उन सब ऑर्बिटल्स को हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल बोला करते थे। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बिल्कुल इस कंसेप्ट को चेंज ही कर दे रहा है। मतलब अभी तक हम लोग ये कंसेप्ट को कंसिडर करते हुए चल रहे थे कि एक एटम का प्योर ऑर्बिटल, एटम का हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करके दूसरे एटम के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करा रहा है। कंसेप्ट पूरा चेंज हो चुका है। एक एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल जिस एटम के साथ बॉन्ड बनाने वाला है उसके एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ मिक्स कर रहा है। मतलब अब एक ही एटम के ऑर्बिटल्स मिक्स नहीं हो रहे हैं, आजू बाजू वाले एटम्स या बॉन्डिंग वाले एटम्स के ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो रहे हैं, और दोनों ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होके बिल्कुल नए टाइप के ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करा रहे हैं। उन ऑर्बिटल्स को हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बोल रहे हैं। बोलने का लॉजिक भी ठीक है। पहले हम लोग एटम्स के अलोंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बात कर रहे थे, एटम्स के अलोंग हम लोग 3 डायमेंशनल स्पेस की बात कर रहे थे, तो उस चीज को हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल्स बोल रहे थे। अभी एक मॉलिक्यूल के अलोंग 3 डायमेंशनल स्पेस की बात कर रहे हैं, तो इस चीज को हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे तो ज्यादा कंसिडर किया जा सकता है। तो हम लोगों का एटॉमिक ऑर्बिटल वाला पार्ट का कंसेप्ट खत्म। अब हम लोग मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल्स को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हुए आराम से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंसेप्ट वर्ड यूज कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग का ये अजम्पशन है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होके, मतलब 2 एटम्स के ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होकर के नए टाइप के ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो हम लोग अब यहाँ पे एक और चीज की बात करते हैं। अभी तक हम लोग ये कंसेप्ट मान के चल रहे थे कि जब भी हम लोग मॉलिक्यूल की बात करते थे, एक सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के अलोंग बॉन्डेड एटम्स वाले पार्ट एग्जिस्ट करेंगे, ऐसा हम लोग मान के चल रहे थे। तो हम लोग ऐसा बोलते थे कि हमेशा एक ही सेंट्रल एटम है, या फिर चलो ठीक है बाई सेंट्रिक एटम या ट्राई सेंट्रल एटम, 3 सेंट्रल एटम हो गया, बेसिकली मल्टी सेंट्रेड एटम वो अलग टाइप की चीज है। लेकिन अगर एक मॉलिक्यूल है तो एक मॉलिक्यूल में एक ही सेंटर एटम, ऐसा हम लोग नॉर्मली मानते हुए चल रहे थे एक सिंपल से मॉलिक्यूल में। बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऐसा बोलता है कि हम लोग का सेंटर एटम एक नहीं होता, हम लोगों का जो भी एटम कंबाइन कर रहा है ये सारे के सारे एटम्स का न्यूक्लियस वाला पार्ट सेंटर के जैसा बिहेव करेगा। मतलब हम लोग अभी तक मोनोसेंट्रिक एटम की बात कर रहे थे या मोनोन्यूक्लिक वर्ड यूज कर रहे थे। अभी तक हम लोग जहां भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कंसीडर कर रहे थे तो एक एटम, सेंट्रल एटम, वो अगल बगल वाले से ओवरलैप किया। लेकिन अब हम लोग पॉलीसेंट्रिक एटम की बात करेंगे, जहाँ पे पूरे मॉलिक्यूल्स में जितने एटम्स हैं, भले वो एक एटम हो, 2 एटम हो, 3 एटम, उससे मतलब नहीं है, बट एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर 2 या 2 से ज्यादा एटम्स हैं तो जितने एटम्स हैं उतने हम लोगों के सेंटर्स एग्जिस्ट करेंगे उस मॉलिक्यूल में, ऐसा हम लोग बोलते हुए चल रहे हैं। मतलब सेंट्रल एटम बोलना अलग चीज है। सेंट्रल एटम मतलब
एटम्स के बीच में सेंट्रल वाला पार्ट कौन सा है। लेकिन अगर हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करें तो न्यूक्लियस हम लोग सेंटर वाले को ही मानते हुए चल रहे थे, सारा चीज वहीं के अलॉन्ग बात कर रहे थे। अभी हम लोग जहां जहां एटम्स का न्यूक्लियस है वो सारा का सारा पोजीशन अपना सेंटर होगा, ऐसा बोलते हुए चल रहा है। तो पॉइंट नोट कर लेना है इसके नीचे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज मोनोसेंट्रिक इन नेचर, या नेचर भी मत लिखो, बस मोनोसेंट्रिक, whereas molecular orbital theory is polycentric और पॉलीन्यूक्लिक। पॉलीसेंट्रिक और पॉलीन्यूक्लिक वर्ड हम लोग यूज करते हुए चल रहे हैं, मतलब मोर देन वन सेंटर्स के अलॉन्ग हम लोग पूरे के पूरे सिस्टम को कंसिडर करते हुए काम कर रहे हैं। सेकंड पार्ट, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट एक्चुअल में ज्यादा रिलेवेंट पॉइंट नहीं है, जो वेस्पर थ्योरी वाला पार्ट है, तो उसी से रिलेटेड पार्ट है। वेस्पर थ्योरी is applicable to MOT as well। वेस्पर थ्योरी बहुत लॉजिकल कंसेप्ट है, सिंपली वो रिपल्शन के ऊपर बेस्ड है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होता है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, गलत क्या है इसमें, चलो उसी को मानते हुए काम कर ले रहे हैं। तो वेस्पर थ्योरी एक लॉजिकल टाइप का कंसेप्ट है, मतलब वेस्पर थ्योरी एक कंसेप्ट है, एक थ्योरी नहीं डिफाइन किया गया कि शायद ऐसा होता होगा, ऐसा नहीं माना गया है। इलेक्ट्रॉन्स हैं तो भैया इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन होगा तो दूरी में जाना चाहेंगे, दूरी में जाएंगे तो ऐसा ऐसा अपने आप को रखेगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का डायरेक्ट एप्लीकेशन बोल सकते हैं। तो वेस्पर थ्योरी हर जगह एप्लीकेबल है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट इन 3 पॉइंट के बाद हम लोगों को कुछ कुछ पॉइंट्स का और ध्यान रखना होता है, जिससे एक पॉइंट तो हम लोग सबसे पहला कंसिडरेशन ये लेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कैसे हो सकता है। तो उसमें जैसे कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट की बात कर रहे थे, तो उसमें लोग ऐसा बोल रहे थे कि हाइब्रिडाइजेशन करने से पहले ये कंसिडरेशन है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सिंग में जाएंगे उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, पहला चीज। उन्हीं एटॉमिक ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन होगा जिनका ओरिएंटेशन सिमिलर टाइप का है। उन्हीं हाइब्रिड ऑर्बिटल का और ये होगा मिक्सिंग होगा या हाइब्रिडाइजेशन होगा जिनका एनर्जी सेम और नियर बाई सेम है। सेम टाइप के कंसिडरेशन हम लोग यहाँ पे भी कंसिडर करते हुए काम करते हैं। बट उससे पहले हम लोग एक छोटा सा थ्योरेटिकल पॉइंट मेंशन करते हुए काम करते हैं, पॉइंट नोट कर लो। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कंसिडर wave nature of electron for bond formation that is based on Schrodinger's wave equation, that is based on Schrodinger wave equation। जो हम लोग श्रोडिंजर वेव इक्वेशन साई वाला पार्ट है, उसी के ऊपर हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को कंसिडर करते हुए काम कर रहे हैं। बस ये है कि हम लोग अभी तक ऐसा मान के चल रहे थे कि जैसे हम लोग का 1s ऑर्बिटल है या 2s ऑर्बिटल है या 2p ऑर्बिटल है, तो साई 2s 1s 2p इस टाइप का नाम दे रहे थे हम लोग। बट हम लोग ये सब एटॉमिक ऑर्बिटल था, यहाँ पे जो हम लोग ऑर्बिटल्स ले रहे थे ये सब एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। अगर इसी चीज को हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाले पार्ट में कन्वर्जन करते वक्त हम लोग इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से रिलेट करने की कोशिश करेंगे। कैसे रिलेट कर सकते हैं, इससे एक छोटा सा आइडिया हम लोग सबसे पहले दिन डिस्कस किए थे, शायद से पहले दिन तो नहीं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में डिस्कस किए थे, उसी चीज को हम लोग यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। इसी में आगे पॉइंट कंटिन्यू करना। MOT consider wave nature of electron for bond formation, that is based on Schrodinger wave equation, and formation of molecular orbitals and formation of molecular orbitals is carried out using LCAO method, LCAO,
CIAO मत समझ लेना, LCAO, एल काउ मेथड बोलेंगे हम लोग इसको, काउ नहीं है बट प्रोनाउंसिएशन उसी टाइप का हम लोग करते हैं, एल काउ मेथड। और इसके नीचे हम लोग ये सिंपल सा टॉपिक जो है मेंशन कर सकते हैं आराम से, एल काउ मेथड क्या होता है। हेडिंग का नाम बहुत ही सिंपल तरीके से रखा गया है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल का लीनियर कॉम्बिनेशन हो रहा है, लेकिन इतना भी इजी नहीं होता है। अगर एक सुपर कंप्यूटर को भी एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से, जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता है, उस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के कॉम्बिनेशन से मतलब एल काउ मेथड फॉलो करते हुए अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाना है, तो उस केस में काफी मतलब जैसा हम सुने थे, ये नॉर्मली 3 से 4 दिन का टाइम लगता है केवल कैलकुलेशन, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन में एक सुपर कंप्यूटर को 3 से 4 दिन का टाइम लगता है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल वाला पार्ट, ये खैर वैसे पुरानी बात है, 10 साल पुरानी बात है, अभी तो हम लोग इस चीज को चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एटॉमिक ऑर्बिटल का जो कंसिडरेशन है, इसका जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वाला पार्ट होगा, वो जैसे जैसे एटम्स का एटॉमिक नंबर बढ़ते जाता है, ये काफी कॉम्प्लेक्स होता जाता है। तो अगर एटॉमिक नंबर वाला पार्ट बढ़ना शुरू हो गया और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वाला पार्ट कॉम्प्लेक्सिटी में बढ़ता चला गया, जैसे तो तुम लोग एडवांस का एग्जाम हुआ था उसमें हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का कुछ पार्ट रखे थे, तो तुम लोगों को हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का असाइनमेंट दिया है, उसमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का एक इक्वेशन वाला पार्ट है। तो उस तरह का इक्वेशन जैसे जैसे एटम्स वाले पार्ट का एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, वो कॉम्प्लिकेशंस या फिर वो जो क्या बोलते हैं जो वेव इक्वेशन है वो उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। अब अगर एक कॉम्प्लिकेटेड वेव इक्वेशन है और उसके साथ एक और कॉम्प्लिकेटेड वेव इक्वेशन को मिक्सअप करके हम लोग और कुछ बनाना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा होगा। तो वो जो कॉम्प्लिकेशन है वो हम लोग को डील नहीं करना है। जब कंप्यूटर डील नहीं कर पा रहा तो हम लोग कहाँ से डील कर पाएंगे। तो इन जनरल अभी तक जैसे हम लोग सक्सेसफुली एटॉमिक नंबर 10 तक, 10 की भी बात नहीं कर सकते, 10 वाला पार्ट तो हम लोग का नोबल गैस हो गया, एटॉमिक नंबर 9 तक मतलब बेसिकली फ्लोरीन एटम तक हम लोग आराम से इस पूरे के पूरे मॉडल को सक्सेसफुली अप्लाई कर देते हैं। और फ्लोरीन तक हम लोग अगर अप्लाई कर दिए तो हम लोग फिर रिलेट करना शुरू करते हैं, जैसे मैथ्स में होता है ना कि हम लोग एक कंसेप्ट प्रूव किया और सिमिलरली तो सिमिलर टाइप से, जैसे अगर O2 है तो हम लोग S2 को सिमिलर टाइप से रिलेट कर देंगे, क्योंकि O2 और S2 एक ही पीरियड के एलिमेंट्स हैं, तो आराम से सिमिलैरिटी इसमें रहेगा ही रहेगा, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। तो ये जो पूरा कंसेप्ट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाले पार्ट का, इस पूरे कंसेप्ट वाले पार्ट में हम लोग के पास एक लिमिटेशन है कि हम लोग उतने ही मॉलिक्यूल्स तक इस चीज को डील कर पाएंगे जिनका एटॉमिक नंबर 18 तक है। इनफैक्ट अगर हम लोग इस चीज को डील भी कर रहे हैं तो हम लोग केवल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल तक ही इस चीज को डील करेंगे। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, इन सब मॉलिक्यूल्स पे हम लोग इस चीज को अप्लाई नहीं करेंगे। मतलब बोल तो रहे हैं हम लोग कि पॉली न्यूक्लिक चीज है, लेकिन हम लोग डिस्कशन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का ही कर रहे हैं। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब C2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, F2 हो गया, इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम लोग डील कर रहे हैं। H2 हो गया। तो इस केस में और एक चीज ध्यान में रखने पॉइंट हम लिखवाने वाले भी है, अगर कभी भी मतलब केमिकल बॉन्डिंग का सवाल है और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल दिया, तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में सीधा MOT लगाना होता है। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मत लगाया करना। जब भी सवाल दे रखा होगा और डाई एटॉमिक स्पीसीज दिया तो सीधा उसमें MOT कंसेप्ट अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस चीज को हम आगे लिखवाएंगे। बट एलकाउ मेथड वाला पार्ट क्या है, अगर उस चीज की हम लोग बात करें, तो एलकाउ मेथड वाले पार्ट में कुछ कुछ रूल्स हैं जिनका हम लोग को ध्यान रखना होता है, बेसिकली कुछ कुछ पॉइंट्स है जिनका हम लोग को ध्यान रखना होता है। जिसमें सबसे पहला पॉइंट तो वही चीज कि वही ऑर्बिटल्स मिक्सिंग में जाएंगे जो ऑर्बिटल्स वाले पार्ट की एनर्जी सेम और नियर बाई सेम हो। पहला चीज जो हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट में भी था। सेकंड पार्ट, वही ऑर्बिटल्स मिक्सिंग में जाएंगे जिनका ओरिएंटेशन सिमिलर टाइप का हो। ऑब्वियसली बात, ओरिएंटेशन अगर सेम नहीं रहेगा तो फिर ऑर्बिटल्स मिक्सिंग में जाना प्रेफर नहीं करेंगे। अगर एक ऐसा है और दूसरा हॉरिजॉन्टल है तो ये सब मिक्सिंग में नहीं जाएगा, इधर ये पार्ट मिक्सिंग में जाएगा या फिर ये पार्ट मिक्सिंग में जाएगा। ये सब चीज अभी भी वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ कुछ और थियोरेटिकल पॉइंट्स हम लोग इसमें मेंशन करते जाएंगे। तो पहला पॉइंट नोट करो इसमें, टोटल नंबर ऑफ atomic orbitals undergoing mixing is equal to the total number of
molecular orbitals formed. जितना एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सिंग में जाएगा उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। ये हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट भी सिमिलर टाइप का था, बट ये हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट नहीं है, थोड़ा अलग टाइप का कंसेप्ट है। So total number of molecule. Okay. So molecule है ना? Only those orbitals. क्या बोल रहा है? Sir वो जो MO SS सर। हाँ, MO मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बार बार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखने के जगह पे जैसे आगे हम लोग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखेंगे, तो MO से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल समझ लिया करना। Only those orbitals will mix which have same or nearby same energy, which have same or nearby same energy। वही ऑर्बिटल मिक्सिंग में जाएंगे जिनका एनर्जी आइदर सेम होगा या नियर बाई सेम होगा। इसका बहुत बड़ा बड़ा एप्लीकेशन है जो हम लोग यूज करेंगे। तीसरा पॉइंट, एटॉमिक ऑर्बिटल्स विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन will mix preferably, will mix preferably। ये हम लोग का बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट का ही पार्ट है, वहां के जैसा हम लोग इस चीज को आराम से कंसिडर कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स follows Aufbau principle Horn's rule as well as Pauli exclusion principle। ये यहाँ के लिए वैलिड है। इसका तो इनफैक्ट काफी अच्छा एप्लीकेशन रहेगा, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसका एप्लीकेशन बेसिकली ये है कि जैसे अगर हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कंसिडर करें तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाले पार्ट के हिसाब से अगर O2 मॉलिक्यूल बनाते हैं तो O2 में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चला गया तो बचेगा 4 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर दूसरा लोन पेयर। सिमिलरली दूसरे ऑक्सीजन पे भी 2 लोन पेयर। तो अगर हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कंसिडर करें तो हम लोग का ये पार्ट पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये पार्ट भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे भी हम लोग का पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर एक कंपाउंड के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के एग्जिस्टेंस पे हम लोग उस चीज को पैरामैग्नेटिक स्पीसीज आराम से बोल सकते हैं। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट एग्जिस्ट नहीं करता है तो वहां पे हम लोग टर्म डायामैग्नेटिक यूज करते हैं। मतलब 2 तरह के स्पीसीज होते हैं, लास्ट क्लास में बोले थे हम लोग, पैरामैग्नेटिक और दूसरा डायामैग्नेटिक। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी तो पैरामैग्नेटिक बोलेंगे। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में स्लाइट अट्रैक्शन शो करता है, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो उस केस में डायामैग्नेटिक, जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में स्लाइट रिपल्शन शो करता है। तो O2 मॉलिक्यूल में हम लोगों को एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा, तो हम लोग का O2 मॉलिक्यूल वाला पार्ट डायामैग्नेटिक होना चाहिए था, लेकिन O2 मॉलिक्यूल डायामैग्नेटिक नहीं होता है, रादर पैरामैग्नेटिक होता है। कि एक्सप्लेन कर पाने की कैपेसिटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में नहीं है। तो जैसे हम लोग जब डिस्कशन कर रहे थे तो सबसे पहला डिस्कशन कहाँ से शुरू हुआ था अपना, तो पहला डिस्कशन हुआ, सॉरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाला पार्ट डिस्कस कर रहे थे, तो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कांसेप्ट डिस्कस किए थे हम लोग। अब प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कांसेप्ट वाले पार्ट में एक लिमिटेशन था कि CH4 मॉलिक्यूल के चारों बॉन्ड्स को इक्वल रखना है अगर, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, तो वो थ्योरी थोड़ा फेल किया। जब वो थ्योरी फेल किया तो फिर हम लोग कुछ नया कंसेप्ट लेके आए, हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट, उसको थोड़ा एक्सप्लेन किया। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट O2 मॉलिक्यूल को तो एक्सप्लेन कर रहा है, इनफैक्ट CH4 मॉलिक्यूल और बहुत तरह के मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन कर दिया, सही चीज है। बट O2 मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट में इस चीज को डायामैग्नेटिक बता रहा है, बट एक्सपेरिमेंटली तो ये पैरामैग्नेटिक है। तो हम बता पा रहे हैं डायामैग्नेटिक, लेकिन है वो एक्सपेरिमेंटली पैरामैग्नेटिक।
तो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट को तो हम रिजेक्ट नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट मतलब ट्रूथ है, ऐसा है मतलब ऐसा है। तो हम लोगों का ये कंसेप्ट उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, हाइब्रिडेशन कंसेप्ट भी या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तब फिर और कुछ जरूरत पड़ी, तो फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करना शुरू किए। तो इस केस में जो हम लोग का सारा कंसिडरेशन आएगा आगे, तो उसमें कैसे हम लोग इन सब चीजों को पुट आउट कर सकते हैं, कैसे वो टू मॉलिक्यूल वाला पार्ट डायमैग्नेटिक नेचर का नहीं है, पैरामैग्नेटिक कैसे है, उन सब में इस पॉइंट का रोल है थोड़ा बहुत, ऑब्बो प्रिंसिपल का थोड़ा बहुत रोल है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का रोल है, और होम्स वाले पार्ट का रोल है, ऐसा हम लोग कंसिडर करेंगे। तो इस केस में 3-4 पॉइंट ध्यान रखना कि हम लोग का जितना एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सिंग में जाएगा उतना बनेगा, जितना ऑर्बिटल वाला पार्ट मिक्सिंग में जाएगा उनका एनर्जी सेम या नियर बाई सेम होगा। इसका भी एक छोटा सा कंसिडरेशन है जो हम लोग यूज करेंगे। जो प्रॉपर ओरिएंटेशन में ऑर्बिटल्स होंगे उन्हीं का हम लोग फॉर्मेशन कराएंगे, ऐसा हम लोग बोलते हुए काम कर सकते हैं। फिर हम लोग कुछ जैसे एल्काउ मेथड का मतलब क्या होता है इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे, और उसके बाद फिर से कुछ थियोरेटिकल पॉइंट्स की अलग से बात करेंगे। जैसे नॉर्मली एल्काउ मेथड में ऐसा चीज बोलते हैं हम लोग कि मान लो एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो एक एटॉमिक ऑर्बिटल वाला पार्ट दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ जब मिक्स करेगा, तो हम लोग प्रेफरेबली ऐसा मानते हुए चलेंगे कि जैसे यहाँ पे 1s ऑर्बिटल है, तो हम लोग जितने भी स्पीसीज का मिक्सिंग कंसिडर करेंगे, हम लोग मोस्टली उसमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग होमो न्यूक्लियर स्पीसीज की बात करेंगे। होमो न्यूक्लियर स्पीसीज का क्या मतलब समझ में आता है? कोई किसी को भी कुछ भी वर्ड समझ में आता है तो बता सकता है। होमो न्यूक्लियर स्पीसीज का क्या मतलब समझ में आता है? होमोजेनियस और मिक्स। इसके अलावा एक और टर्म होता है हेट्रोन्यूक्लियर स्पीसीज। तो होमो न्यूक्लियर और हेट्रोन्यूक्लियर स्पीसीज से क्या मतलब समझ में आता है? जिसका न्यूक्लियस लगभग लगभग सेम होगा होमो न्यूक्लियस हो जाएगा, हेट्रो में जिसका अलग अलग होगा वो हेट्रो हो जाएगा। लगभग लगभग सेम का क्या मतलब होता है? तो लास्ट क्लास क्लास वाला चीज हो गया कि सर इनिशियल वेलोसिटी तो लगभग जीरो होगा ना, जीरो थोड़े ना होगा। लगभग लगभग सेम है। लगभग का क्या मतलब होता है? 99.9% सेम। अच्छा, तुम लगभग लगभग गधा है। गधा नहीं है, गधा नहीं बोल रहा हूँ तुमको, बट तुम लगभग लगभग गधा है, ठीक है। लगभग सेम का क्या मतलब होता है भाई? लगभग सेम है और उसमें भी यहाँ लिख दिया स्पीसीज में होमोन्यूक्लियर, तो इसमें लगभग का क्या मतलब होता है? अगर सेम जो भी एटम दो है तो से सेम होमोन्यूक्लियर हो नहीं जाएगा। हो सकता है कम्प्लीटली। अच्छा, तो हेट्रो का क्या मतलब है? हेट्रो मतलब डिफरेंट, और होमो मतलब फिर डिफरेंट। लगभग लगभग सेम। हाँ, तो फिर सेम एग्जैक्टली सेम के लिए क्या करें? आइडेंटिकल। होमोन्यूक्लियर स्पीसीज बोलेंगे या होमोमोलिकुलर भी बोल सकते हैं, दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं। तो इस केस में हम लोग एक ही एटम्स के रिपीटिशन की बात करते हैं। O2 हो गया, N2 हो गया, H2 हो गया, ये सब होमोमोलिकुलर स्पीसीज हैं या फिर होमोन्यूक्लियर स्पीसीज हैं। सबके न्यूक्लियस सेम है, जो भी एक एटम सॉरी एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं उसके अंदर जो भी एटम्स है वो सेम है। NO हो गया, अगर CO हो गया, तो ये सब हेट्रोन्यूक्लियर स्पीसीज बोल सकते हैं। हम लोग के सिलेबस में या जो भी कंसिडरेशन हम लोग के स्कोप में केवल होमोन्यूक्लियर स्पीसीज का है। लेकिन बस एक छोटा सा पॉइंट ये है कि जो हम लोग कंसिडरेशन होमोन्यूक्लियर स्पीसीज में करेंगे उसी चीज को हम लोग हेट्रोन्यूक्लियर स्पीसीज में अप्लाई करते हैं। होता नहीं है ऐसा, बट हम लोग के एप्लीकेशन से हम लोग के आंसर में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं आता है। जिसको भी ये चीज सीखना है कि हेट्रोन्यूक्लियर स्पीसीज में क्या होता है, वो आराम से जेडीली में सीख सकता है। और जेडीली इनफैक्ट हम पढ़ने का सजेशन देंगे भी तुम लोगों को, क्योंकि जेडीली वाले बुक में कुछ पार्ट ऐसा दे रखा है जो कि हम लोग को मालूम होना चाहिए। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का एक बॉन्ड ऑर्डर वाले पार्ट में स्ट्रक्चर, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ये देखना चाहिए तुम लोगों को, क्योंकि एक एक्सेप्शनल केस है जो हम लोग को कार्बन ऑक्सीजन वाले पार्ट में, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड वाले पार्ट में डिस्कशन करना होता है। खैर जब टाइम आएगा तो हम बता देंगे कैसे करना है, इस चीज को क्या देखना है। बट अभी के लिए जैसे अगर हम लोग 1s वाले पार्ट को 1s के साथ कंबाइन किए, तो हम लोग क्योंकि होमो न्यूक्लियर स्पीसीज की बात कर रहे हैं, तो अगर मान लो H2 मॉलिक्यूल होता, तो एक हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल जिस एनर्जी पे है, दूसरे हाइड्रोजन का भी 1s वही होना चाहिए। एक हाइड्रोजन का 2p जहाँ होगा दूसरे हाइड्रोजन का 2p वही होगा, क्योंकि दोनों एटम सेम है तो सारे ऑर्बिटल सेम है, सारे ऑर्बिटल्स का एनर्जी भी सेम होगा। तो अगर हम लोग के एटम्स के ऑर्बिटल्स का एनर्जी एग्जैक्टली सेम है, तो हम लोग एनर्जी के कंसिडरेशन में अगर इस डायग्राम को मेंशन करें, एनर्जी के कंसिडरेशन का मतलब है
कि अगर हम लोग डायग्राम वाले पार्ट में ऐसा कुछ लेके चलते हैं, इसको उल्टा कैसे करेंगे यार एरो, हमको एरो उल्टा करना था। हाँ ठीक है, अगर हम लोग लोअर से हायर एनर्जी की बात करें तो लोअर से हायर एनर्जी वाले पार्ट में हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं यहाँ पे कि 1s वाला पार्ट और दूसरा 1s वाला पार्ट एग्जैक्टली सेम एनर्जी पे है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल वाला पार्ट ऐसा कंसिडर करते हुए काम करता है कि जब 1s वाला पार्ट 1s के साथ कंबाइन करेगा तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल वाले पार्ट जब कंबाइन कर रहे हैं तो इससे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। अभी भी ऑर्बिटल्स है तो बॉक्स से ही दिखाएंगे उस चीज को, लेकिन जो दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हो रहा है उसमें एक ऑर्बिटल वाला पार्ट एनर्जी में उस एनर्जी लेवल से ऊपर रहेगा और एक नीचे रहेगा। मतलब एक लोअर एनर्जी पे मूव कर रहा है, एक हायर एनर्जी पे मूव कर रहा है। जितना लोअर एनर्जी उतना हायर स्टेबिलिटी, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और अभी एक बार फिर से बोला, आगे भी बहुत बार आएगा। जितना लोअर एनर्जी उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। तो जब हम लोगों का एटॉमिक ऑर्बिटल वाला पार्ट कंबाइन किया तो दो ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें से एक ऑर्बिटल वाला पार्ट लोअर एनर्जी पे होगा, एक ऑर्बिटल वाला पार्ट हायर एनर्जी पे होगा। इस चीज को हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे, ऊपर वाले पार्ट को भी हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे। लेकिन जब हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इस तरह के दो ऑर्बिटल्स की बात करेंगे तो एक लोअर एनर्जी पे गया मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी दिखा रहा है, एक हायर एनर्जी पे गया मतलब लोअर स्टेबिलिटी दिखा रहा है। तो इस कॉम्बिनेशन वाले पार्ट में जो पार्ट हायर स्टेबिलिटी शो कर रहा है मतलब बेसिकली लोअर एनर्जी पे जा रहा है, उस चीज को हम लोग लैंग्वेज वाइज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोला करते हैं। और जो पार्ट हायर एनर्जी पे चला गया मतलब लोअर स्टेबिलिटी दिखा रहा है, इस चीज को हम लोग नॉर्मली एबीएमओ बोला करते हैं। और एबीएमओ का मतलब हो गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब नाम में बस हम लोग बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग वर्ड यूज किया करेंगे आगे जाकर के, बस एबीएमओ बोलेंगे, बीएमओ बोलेंगे। एबीएमओ का मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कोई ऐसा बोलेगा कि सर एंटी बॉन्डिंग का क्या मतलब बॉन्ड नहीं बना रहा है क्या, क्या हो रहा है? तो एंटी बॉन्डिंग वाले पार्ट के ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाने के प्रोसेस को रेसिस्ट करते हैं। इसका कुछ एप्लीकेशन हम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, अदरवाइज यहाँ पे ज्यादा एप्लीकेशन नहीं आता। यहाँ पे एक फैक्ट चलता है केवल कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्ड के फॉर्मेशन में असिस्ट करते हैं। असिस्ट मतलब हेल्प करता है, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्ड के फॉर्मेशन में रेसिस्ट करता है। और एक और चीज होता है, अगर हम लोगों का 1s ऑर्बिटल 1s के साथ मिक्सिंग में गया तो ये तो हम लोग को पहले से मालूम है कि s ऑर्बिटल वाला पार्ट पाई बॉन्ड तो बना नहीं सकता, s ऑर्बिटल वाला पार्ट हमेशा सिग्मा बॉन्ड बना पाएगा। तो अगर सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो इसको लिखने का तरीका है कि हम लोग केवल सिग्मा बॉन्ड बना पाएंगे। तो नीचे भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ऊपर भी हम लोग का सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ऐसा हम लोग आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। और जो हम लोग का सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ तो सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन के बाद हम लोग नीचे वाले पार्ट में 1s लिखा करेंगे, क्योंकि 1s वाला पार्ट 1s के साथ मिक्सिंग गया तो सिग्मा 1s, क्योंकि मालूम पड़ गया कि कौन कौन से ऑर्बिटल मिक्सिंग में जा रहे हैं। और ऊपर वाले पार्ट को जब हम लोग डिनोट करेंगे तो एंटी बॉन्डिंग के लिए हम लोग स्टार से डिनोट किया करते हैं, सिग्मा स्टार। और नाम 1s है तो 1s ही रखेंगे यहाँ पे। जब भी एंटी बॉन्डिंग होगा तो जो टाइप का बॉन्ड बना है, मतलब सिग्मा बॉन्ड तो सिग्मा, अगर पाई बॉन्ड तो पाई, तो बॉन्डिंग में पाई और किस ऑर्बिटल से बना उसका नाम लिखिए। और एंटी बॉन्डिंग वाले पार्ट में उसी को हम लोग सिग्मा स्टार या फिर पाई स्टार वाले पार्ट से मेंशन करने की कोशिश करते हैं। ये एक तरीका थोड़ा ध्यान रखते हैं, बिल्कुल बेसिक डायग्राम है जो अपने को मालूम होना चाहिए। और बाकी इसके अलावा और भी कुछ कुछ कंसिडरेशन है, उसको हम लोग जस्ट आगे एक एक करके लिखते चले जाएंगे। नोट करो। और किसी को कोई डिफिकल्टी हो तो आराम से पूछे चले जाना। डाउट तो कोई कुछ पूछ भी नहीं पाता है, ये सब तो नया नया चल रहा है सर, क्या इसमें डाउट पूछे, कुछ बुझा ही नहीं रहा है कि चल क्या रहा है। कुछ कुछ नया नया आते जा रहा है, बस उसको देखते जा रहे हैं।
और इस चीज को अगर नोट कर लिया होगा तो इसके नोट करने के बाद हम लोग छोटा सा और कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट होगा जिसको डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद ऑर्बिटल का डायग्राम कैसा होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, उसका भी थोड़ा बहुत डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर नोट कर लिया होगा तो ऊपर बढ़ते हैं, किसी का छूट जाएगा तो बता देना। जैसे ये तो एक पार्ट था जहाँ पे हम लोग केवल ये कंसिडरेशन लेके चले कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल में रिप्रेजेंटेशन क्या करेंगे। कि दो ऑर्बिटल सेम एनर्जी पे है तो उस केस में एक ऊपर चला गया एक नीचे चला गया। ऐसा नहीं है कि हमेशा केवल सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन होगा, सेम और नियर बाई सेम बोले बेसिकली। तो हो सकता है कि लोअर एनर्जी हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स का भी कॉम्बिनेशन हो, बट जो भी कॉम्बिनेशन होगा एक ऑर्बिटल हायर एनर्जी पे जाएगा और एक ऑर्बिटल लोअर एनर्जी पे जाएगा। तो इस टाइप का एक डायग्राम हम लोग कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा डायग्राम एग्जिस्ट करता है, लेकिन जब दो अलग अलग एटम्स कंबाइन करेंगे, जैसे मान लो ऐसा होता है कार्बन और ऑक्सीजन, तो कार्बन वाले पार्ट का अगर 2s लेते हैं और ऑक्सीजन का 2s लेते हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन एटम अलग अलग है, दोनों में नंबर ऑफ एटम ये इलेक्ट्रॉन्स अलग है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग है। तो ऑब्वियस सी बात है कार्बन का जो 2s है उसका एनर्जी थोड़ा अलग होगा और ऑक्सीजन का जो 2s है उसका एनर्जी थोड़ा अलग होगा। कॉम्बिनेशन हो रहा है लेकिन दोनों की एनर्जी थोड़ा अलग है, थोड़ा हायर लोअर है। तो कॉम्बिनेशन से एक ऑर्बिटल थोड़ा ऊपर जाएगा, एक ऑर्बिटल थोड़ा नीचे आएगा। बहुत सिमेट्रिकल शेप नहीं आएगा बट ठीक है कॉम्बिनेशन हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ये कॉम्बिनेशन अपने स्कोप से बाहर है तो हम लोग डिस्कशन भी नहीं करेंगे इस चीज का। इसके बाद हम लोग कुछ कुछ और पॉइंट्स का थोड़ा ध्यान रखते हैं। जैसे इसमें एक पॉइंट हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, पॉइंट नोट कर लो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या फिर अकॉर्डिंग टू एल्को मेथड, according to Elko method, interference of the waves of atomic orbital, interference of the waves of atomic orbital takes place for the formation of molecular orbital। ये हम लोग पहले भी डिस्कशन किए थे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में थोड़ा बहुत आइडिया दिया था कि दो वेव आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, उस इंटरेक्शन को हम लोग इंटरफेरेंस बोला करते हैं। ज्यादा स्टैंडर्ड लैंग्वेज है इंटरफेरेंस। Interference of the wave of atomic orbitals takes place for the formation of molecular orbital। और इसके नीचे पॉइंट नोट कर लेना। जैसे अगर हम लोग इंटरफेरेंस की बात करते हैं तो इंटरफेरेंस को हम थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उसके बाद बात करेंगे आगे क्या हो सकता है। अगर इंटरफेरेंस की बात करते हैं तो जैसे हम लोग का एक वेव वाला पार्ट है, तो जैसे हम लोग लास्ट क्लास मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इस चीज का डिस्कशन कर चुके थे। अगर हम लोग का एक वेव वाला पार्ट है तो इसे वेव वाला पार्ट में हम लोग नॉर्मल प्लस माइनस ऐसा डायग्राम मेंशन कर सकते हैं। अगर इसका हम लोग इंटरफेरेंस या इसका इंटरेक्शन किसी ऐसे वेव के साथ कराए जिसमें हम लोग का प्लस माइनस एग्जैक्टली जैसे नीचे का जो वेव है उसी का कॉपी पेस्ट हम लोग का ऊपर का वेव है, हमको डायग्राम उल्टा बना दिया, थोड़ा और बना देते हैं। एग्जैक्टली मतलब जैसा हम लोग का नीचे का वेव है वैसे ही हम लोग का ऊपर का वेव है। तो अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन होगा जहाँ पे प्लस वाला पार्ट के सामने प्लस वाला पार्ट है, माइनस वाले पार्ट के सामने एग्जैक्टली माइनस वाला पार्ट, फिर प्लस वाले पार्ट के सामने एग्जैक्टली प्लस वाला पार्ट, तो अगर हम लोग का एग्जैक्टली सेम वेव आपस में इंटरेक्ट कर रहा होगा तो ये दोनों के दोनों इंटरेक्शन वाले पार्ट को जब दोनों सेम वेव आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो प्लस वाला पार्ट प्लस के साथ कंबाइन जब करेगा तो ज्यादा बड़ा प्लस बनाएगा। ज्यादा बड़ा प्लस बनाने का मतलब डायग्राम को हम लोग ऊपर और नीचे से ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। दोनों में एक चीज फिक्स रहेगा, तो तुमको मालूम है यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? ये जो डिस्टेंस है जिसको मार्क कर रहे हैं रेड कलर से, ये डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। पक्का वेवलेंथ बोलते हैं? नो सर। वेवलेंथ बताओ बाय 2 वेवलेंथ। बोलते थे। वेवलेंथ बाय 2 बोलेंगे इस चीज को। वेवलेंथ यहाँ से यहाँ तक का चीज होता है, मतलब बेसिकली यहाँ से यहाँ तक का पार्ट होता है, तो वेवलेंथ बाय 2 बोलेंगे इस चीज को हम लोग। तो हम लोग का जो वेवलेंथ वाला पार्ट है उसका बाय 2 लेके चल रहा है।
तो जो वेवलेंथ वाला पार्ट है ये चीज एग्जैक्टली वैसा ही रहेगा, वेवलेंथ में दिक्कत नहीं है, वेवलेंथ सेम रहेगा। लेकिन जो हम लोग का एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड का मतलब जो हम लोग का मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस होता है पार्टिकल का, इस चीज का एम्पलीट्यूड बोलते हैं। फिजिक्स का चीज है बट मालूम होता है सबको। एम्पलीट्यूड वाला जो पार्ट है वो डबल हो जाएगा। डबल भी क्या डिपेंड करता है कि हम लोग का इंटरफेरेंस किस टाइप का है। तो हम लोगों का वेवलेंथ सेम रहेगा, हम लोग का टाइम पीरियड सेम रहेगा, लेकिन हम लोग का जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा और उतना ही माइनस में ही बढ़ जाएगा। मतलब माइनस में जाने का मतलब नेगेटिव नहीं, घटता नहीं है, माइनस में बढ़ना अलग चीज होता है। हम लोग मीन पोजीशन में नीचे बढ़ रहा है ऊपर बढ़ रहा है, मेरा तो अपना डायरेक्शन में अपने मतलब से, मान लो एक मोशन हो रहा है ऐसे ऐसे या फिर ऐसा वेव हो रहा है, उसको पलट दे, तो जो चीज पहले हम लोग माइनस लेके चल रहा था वो प्लस होने लग जाएगा। तो जब दो सेम टाइप के वेव आपस में इंटरेक्ट करेंगे विद सेम पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट, पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट, तब उस केस में इस तरह के इंटरफेरेंस वाले पार्ट को हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोला करता है। ये वर्ड थोड़ा ध्यान रखना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और दूसरा पार्ट, अगर मान लो इसी नीचे वाले वेव के सामने एक और वेव होता जिसका वेवलेंथ वाला पार्ट तो एग्जैक्टली सेम है लेकिन एम्पलीट्यूड वाला पार्ट एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में है, इस टाइप का पार्ट है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ, तो जब नीचे का कॉम्बिनेशन होगा तो जितना ऊपर वाले का एम्पलीट्यूड है उतना ही नीचे माइनस में एम्पलीट्यूड है, फिर जितना ऊपर वाले का एम्पलीट्यूड है उतना ही नीचे, मतलब ऊपर में जितना नीचे वाले साइड में नेगेटिव में एम्पलीट्यूड है उतना ही पॉजिटिव में एम्पलीट्यूड है। तो ये पार्ट आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम लोग का जो वेव वाला पार्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब बिल्कुल जीरो के बराबर हम लोग का वेव निकल के आएगा। वैसा हम लोग कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं, कोई भी वेव ऊपर नीचे नहीं जाएगा। हो सकता है कि जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो उसमें दोनों वेव सेम ना हो, ये एक पॉसिबिलिटी होता है कि दोनों वेव अगर सेम नहीं हुआ तो क्या होगा, इस तरह के कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले पार्ट का जो इंटरफेरेंस का टॉपिक है ये फिजिक्स में डील किया जाएगा, हम लोग को डिस्कशन में नहीं जाना है कि इंटरफेरेंस में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। अगर कंस्ट्रक्टिव हो रहा है तो कंस्ट्रक्टिव में हो सकता है कि दोनों एग्जैक्टली ऊपर नीचे ना हो, थोड़ा आगे पीछे हो, तब क्या होगा। जब दोनों एग्जैक्टली आगे पीछे ना हो करके थोड़ा और डिस्टेंस पे चला जाए तब क्या होगा। दोनों डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एग्जैक्टली कैंसिल आउट नहीं कर रहा हो, एक एम्पलीट्यूड छोटा एक एम्पलीट्यूड बड़ा, तब क्या होगा। बहुत तरह की पॉसिबिलिटीज होती है, ये चीज तुमको फिजिक्स में मालूम पड़ेगा। बट हम लोग क्योंकि होमो मॉलिकुलर स्पीसीज लेके चल रहे हैं, होमो न्यूक्लियर स्पीसीज लेके चल रहे हैं, तो एक चीज मालूम है कि अगर हाइड्रोजन का 1s कंबाइन कर रहा है तो दूसरे हाइड्रोजन का भी 1s ही कंबाइन कर रहा है, और जब दोनों कंबाइन कर रहा है तो जितना इसका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला पार्ट रहेगा वो ऊपर वाले टाइप का डायग्राम बनाएगा, और क्योंकि दोनों ऑर्बिटल सेम है तो दोनों का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला पार्ट एग्जैक्टली एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, हम लोग का वेव वाला पार्ट जीरो करने की कोशिश करेगा। इस एक पार्ट का थोड़ा ध्यान रखना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दो चीजें हो सकती हैं। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो ज्यादा बड़ा वेव बन रहा है, इसका क्या मतलब है, तो जैसे वेव में हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन वेव के जैसा मूव कर रहा है या फिर एटम के लॉन्ग वेव के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर ज्यादा बड़ा वेव बन गया, और ऐसा नहीं होता है कि जितना एम्पलीट्यूड पहले वेव का उतना एम्पलीट्यूड ऊपर वाले का ऐड हो गया, उससे भी बड़ा निकल के आता है वैल्यू, एक्चुअल में ए स्क्वायर निकल के आता है वैल्यू। तो जैसे ए स्क्वायर का मतलब जैसे एक एम्पलीट्यूड ए है दूसरे का एम्पलीट्यूड ए है, तो जब दोनों का इंटरफेरेंस होगा तो हम लोग का जो फाइनल वेव बनेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में उसका एम्पलीट्यूड ए स्क्वायर के बराबर निकल के आता है। तो 1 और 1 रहा तो फिर 1 का स्क्वायर हम लोग के लिए 1 ही रह जाएगा। लेकिन अगर मान लें 2 होता तो 2 वाले पार्ट में तो हम लोग 2 + 2 4 कर सकते थे, और 2 का स्क्वायर भी 2 4 था। बट अगर 3 और 3 होता तो एक वेव का एम्पलीट्यूड अगर 3 है दूसरे का भी 3 है तो एडिशन से हम लोग का वैल्यू 6 आता, लेकिन हम लोग का एम्पलीट्यूड वाला पार्ट 9 के बराबर होगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला पार्ट वेव के वैल्यू को बहुत बड़ा भी बना सकता है। तो पहले एटॉमिक ऑर्बिटल में जो एटम एग्जिस्ट कर रहा था, जो भी न्यूक्लियस में के अलोंग इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे, तो उसका वेव छोटा था, मतलब एग्जिस्टेंस छोटा था। अभी वेव बड़ा बन गया, मतलब एटम के आजू बाजू या उस मॉलिक्यूल में एटम्स के आजू बाजू इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस बढ़ गया तो अच्छी बात है, इलेक्ट्रॉन क्यों न्यूक्लियस के पास रहना चाह रहा है, क्योंकि उसको स्टेबिलिटी मिलता है। फिर भी हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास 95% ही रहता है, 5% इन्फिनिटी पे रहता है, ऐसा हम लोग ऑर्बिटल्स में बोला करते थे। तो 5% भी इन्फिनिटी पे नहीं जाएगा, हो सकता है कि 5% से भी कम इन्फिनिटी पे जाए। 99% जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम के आजू बाजू रहना चाहेगा, 1% हो सकता है इन्फिनिटी पे जाए। इस तरह के हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन या चांसेस ऑफ एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस बढ़ा देते हैं अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा
तो ज्यादा अच्छा वेव बनेगा। इस तरह का चीज एटम को ज्यादा स्टेबिलिटी देगा या न्यूक्लियस को के अलोंग उस इलेक्ट्रॉन को रहने पे ज्यादा स्टेबिलिटी देगा, ऐसा हम लोग मानते हुए चलते हैं। लेकिन जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो वेव डिस्ट्रॉय हो रहा है, पहले कुछ तो था अभी कुछ भी नहीं है। तो जब कुछ भी नहीं है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अनस्टेबिलिटी वाले मोड में जा रहा है। इस चीज को हम लोग ऊपर वाले पार्ट से रिलेट किया करते हैं कि हम लोग का जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसमें स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, लोअर एनर्जी पे जा रहा है मतलब स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, और एबीएमओ में स्टेबिलिटी घट रहा है हम लोग का। तो बीएमओ वाले पार्ट का फॉर्मेशन हम लोग के कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से होगा और एबीएमओ का हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बेसिस पे आराम से कंसंट्रेशन ले सकते हैं। तो एक काम करो, ये डायग्राम भी नोट कर लो, ज्यादा बेटर होगा। ये दोनों डायग्राम नोट कर लो, क्या होता है बस ये समझ लो, बाकी ये फिजिक्स में आने वाला है तुम लोग का, वहां पे सीखना है इस चीज को। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इधर कुछ ज्यादा ही हल्ला हो रहा है यार, ऐसा तो कोई हल्ला नहीं हो रहा इधर तो माहौल शांत है। मेरे आवाज पे फोकस करो तुम लोग, आइसक्रीम वाले पे फोकस मत करो। चलो अगर नोट कर लिया है तो नीचे पॉइंट नोट डाउन करो। ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ऐसे पहले कंस्ट्रक्टिव लिख लेते हैं। ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस bonding molecular orbitals are formed and destructive interference anti-bonding molecular orbitals are formed। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो इसके इसमें हम लोग का बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। ऐसा हम लोग आराम से कंसीडर करते हुए चलते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो हम लोग को ध्यान रखना है, जैसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अपना एक पार्ट है, बट जैसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में स्टेबिलिटी गेन हो रहा है तो उससे रिलेटेड भी हम लोग कुछ पॉइंट्स बोल सकते हैं। पॉइंट नोट कर लो। bonding molecular orbitals assist in bond formation, whereas anti-bonding molecular orbitals resist in bond formation. Anti-bonding molecular orbitals resist in bond formation. इसके पीछे एक छोटा सा रीजन है, उस रीजन को हम लोग थोड़ा आगे डिस्कस कर सकते हैं। थोड़ा आगे क्या अभी डिस्कस कर रहे हैं, बस इस पॉइंट के बाद डिस्कस कर लेंगे। जैसे मान लो हम लोग का अगर ये होता है, क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस होता है, तो जैसे एक वेव फंक्शन अगर मान लो y होता है और दूसरा वेव फंक्शन वाला पार्ट x है, मान के चले कि दो वेव है, एक को हम लोग y से डिनोट कर रहे हैं, एक को हम लोग x से डिनोट कर रहे हैं। तो इस केस में अगर दोनों में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो हम लोग y प्लस x लिखेंगे, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो इंटरफेरेंस का मतलब हमेशा वेव का एडिशन ही होता है। एडिशन में नेगेटिव एडिशन का मतलब, जैसे ये चीज मैथ्स में सुना होगा कि सब्ट्रैक्शन का मतलब नेगेटिव एडिशन होता है।
तो अगर हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोल रहे हैं तो है हम लोग का इंटरेक्शन ही है, हम लोग का वेव का एडिशन, लेकिन जो वेव है उसमें माइनस साइन लग गया। माइनस साइन लगने का मतलब जो वेव अभी ऐसा पॉजिटिव है, अगर माइनस साइन हो गया तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो हम लोग का जो माइनस वेव है उसके एडिशन को हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोल रहे हैं। ये हम लोग का बोलने का एक नॉर्मल तरीका हो सकता है। बट हम लोग तो केमिस्ट्री में क्योंकि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो उसको हम लोग साई से डिनोट करते हैं। तो जैसे मान लो कि दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बना ए और बी। ए एटम वाला पार्ट जो है उसको साई ए से डिनोट कर दिया और बी एटम वाले पार्ट को साई बी से डिनोट कर दिया, ऐसा बोल करके चल रहे हैं हम लोग। तो इस केस में जो हम लोगों का बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, तो इस केस में हम लोग साई ए प्लस साई बी आराम से मेंशन कर सकते हैं। मतलब बेसिकली अगर हम लोगों को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कराना है और उसको हम लोग लिख देते हैं अभी के लिए ए बी, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्मेशन के टाइम पे जो एटम ए का श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है या एटम ए का जो वेव है, तो एटम बी के वेव के साथ जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा तो दोनों वेव के इक्वेशन को हम लोग सीधा एड अप कर देंगे। वेव का इंटरफेरेंस ऐसा ही होता है, वेव इक्वेशन जो आएगा सीधा उसको एड अप कर दो, साई ए प्लस साई बी। अगर हम लोगों का ए बी वाले पार्ट का ही एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनना है तो एंटी बॉन्डिंग के केस में हम लोग साई ए वाले पार्ट में एडिशन तो करेंगे लेकिन नेगेटिव बी का एडिशन करेंगे। तो नेगेटिव बी का एडिशन करने का मतलब बेसिकली हम लोग साई ए माइनस साई बी की बात कर रहे हैं। तो हम लोग अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करें तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाला पार्ट साई ए बी हो गया, यहाँ भी साई ए बी हो गया। पहले वाले केस में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था, उसके बाद वाले केस में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और एक छोटा सा पॉइंट होता है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में आता भी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन हमेशा हम लोग साई स्क्वायर से डिनोट किया करते हैं। साई स्क्वायर का जो मैग्नीट्यूड होगा, इस चीज से हम लोग इलेक्ट्रॉन को आराम से फाइंड कर सकते हैं। मतलब अगर ए एटम में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करना था तो साई ए स्क्वायर लिख सकते थे। अगर बी एटम में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी को जानना है तो साई बी स्क्वायर लिख सकते थे। मतलब ए एटम का जो इलेक्ट्रॉन वेव है, मतलब जो भी वेव इक्वेशन आ रहा है उस वेव इक्वेशन को अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का वहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन ए निकल के आ जाएगा। अगर बी एटम के वेव इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन बी निकल के आ जाएगा। इन दोनों पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, ये आराम से निकल के आ जाएगा। तो अगर सिमिलर टाइप से हम लोग एक काम करो, ऊपर वाले दोनों इक्वेशन नोट कर लो, स्क्रॉल करना है थोड़ा पेज ऊपर के दोनों इक्वेशन नोट कर लो। अगर नोट कर लिया तो उसके नीचे आगे आते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट साई स्क्वायर है। तो जैसे अगर मान लो कि हम लोगों को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी की बात करनी है, तो अगर हम लोगों को जो ए बी मॉलिक्यूल है, अगर ए बी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करना था तो उस केस में अगर हम लोग पाई मतलब साई में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में BMO की बात करें, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी जानना है तो जो हम लोग का साई ए, ये जो पार्ट आया था, ये पार्ट साई ए बी वाला पार्ट, अगर इस चीज में हम लोग को इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी जानना है तो साई BMO वाले पार्ट के स्क्वायर को हम लोग यूज कर सकते हैं। और साई BMO को हम लोग साई ए प्लस साई बी के बराबर लिख सकते हैं, तो यहाँ का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर हम लोग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेके चले ए बी वाले पार्ट का, तो इस केस में फिर हम लोग आराम से साई ABMO वाले पार्ट का स्क्वायर कर सकते थे। और साई ABMO वाला पार्ट तो साई ए माइनस साई बी से रिप्रेजेंट किए थे हम लोग, इसका स्क्वायर बचपन से सुनते आ रहे हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, सिंपल सा फॉर्मूला है, हमको भी याद है, मेरा भी मैथ इतना अच्छा है। अगर दूसरे वाले केस में कंसिडरेशन ले तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB,
तो अपने इस पूरे कंसिडरेशन में एक चीज सोच के देखो, जैसे यहाँ पे हम लोग ऐसा केवल डिफरेंशिएट करने के लिए लिख दिए थे कि ए बी एटम है। अगर दो ए एटम ही होता, मतलब मॉलिक्यूल में ए बी के जगह पे ए मॉलिक्यूल या बेसिकली ए टू मॉलिक्यूल बनता, तो यहाँ पे जो बी होता इसके जगह ए आता, यहाँ पे भी जो बी है उसकी जगह ए आता, मतलब यहाँ पे ए लिख सकते थे। तो अपने ए एटम में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी साई ए स्क्वायर है। तो अगर दो ए एटम होता तो इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी 2 इंटू साई ए स्क्वायर कंसिडर कर सकते थे, पहला चीज। तो अगर हम लोग का मॉलिकुलर ऑर्बिटल वाला पार्ट A2 एटम का होता तो हम लोग आराम से यहाँ पे साई ए लिख सकते थे। तो साई ए प्लस साई ए का होल स्क्वायर कंसिडर किया जा सकता था। तो साई ए स्क्वायर प्लस साई ए स्क्वायर ऐसा मेंशन करते हुए काम कर दिया, प्लस 2 साई ए साई बी। तो 2 साई ए साई बी का मतलब क्या हो गया कि 2 साई ए स्क्वायर कंसिडर कर सकते थे। नीचे वाले पार्ट को अगर कंसिडर करते हैं तो नीचे वाले पार्ट में हम लोग साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर वाले पार्ट में फिर से साई ए स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी। तो यहाँ वाले पार्ट में हम लोग को 2 साई ए स्क्वायर निकल के आता। तो एक चीज सोच के देखो कि अगर प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल होता, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ए, तो इस केस में ए एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी साई ए स्क्वायर के बराबर है। तो अगर एक एटम में साई ए स्क्वायर प्रोबेबिलिटी मिल रहा तो दो एटम में हम लोग को 2 साई ए स्क्वायर मिल रहा था। तो एक एटम का प्रोबेबिलिटी देखा, दूसरे एटम का प्रोबेबिलिटी देखा, दोनों को ऐड करके बोल दिया कि टोटल मिला के 2 साई ए स्क्वायर के बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है, या चांसेस है कि इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। लेकिन जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना तो वही चांसेस 2 साई ए स्क्वायर के जगह पे 4 साई ए स्क्वायर के बराबर हो गया। तो पहले वाले केस में जब प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को कंपेयर करते तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बॉन्डिंग वाले पार्ट में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कर जा रही है, जबकि एंटी बॉन्डिंग वाले पार्ट में हम लोग अगर कंपैरिजन करें तो इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी डिक्रीज कर जा रहा है। तो हम लोग को इस पार्टिकुलर कंसिडरेशन के बेसिस पे कि जब बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है। तो दोनों एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लोड काफी ज्यादा हो जाता है, जबकि एंटी बॉन्डिंग वाले पार्ट में दोनों एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी उल्टा घट जाता है, जितना एग्जिस्ट करता है उससे भी घट जाता है। इसका एप्लीकेशन हम लोग डायग्राम बनाते वक्त आराम से कंसिडर करना शुरू करेंगे। नोट कर लो सर एक केवल बार इस फिर चीज से को, ये पार्ट बोलिए ना। इस चीज को नोट करो, उसको हम पॉइंट में लिखवाएंगे अभी, उस पॉइंट को। ये सब थियोरेटिकल पॉइंट्स मतलब नोट डाउन करके रखने ही होते, इसके ऊपर सवाल डायरेक्टली पूछा जाता है, याद रखने होंगे सब पॉइंट्स। इसको नोट करने के बाद नीचे पॉइंट मेंशन कर लेना। इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल the probability of finding electron increases between the nucleus। बिटवीन द न्यूक्लियस का मतलब जिन दोनों एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है उन दोनों एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाता है। Whereas in ABMO
the probability decreases. एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाले पार्ट में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी बढ़ने के बजाय घट जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये ध्यान रखना कि अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, जैसे मान लो 2 न्यूक्लियस है, तो दोनों न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन हो रहा है, एक एटम है दूसरा एटम है, तो दोनों के न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन तो होगा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, और इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन भी होगा। बट अगर इन केस इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन बेसिकली बढ़ गया। तो अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से एक तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, पहला चीज, और दूसरा न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में जो रिपल्शन का फैक्टर है वो भी डिक्रीज कर जाता है। और यही एक फैक्टर है जिसकी वजह से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आता है। फिर से बोल रहे इस चीज को, अगर हम लोगों के इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी बढ़ गया दोनों न्यूक्लियस के बीच में, तो इस ज्यादा इलेक्ट्रॉन के होने से यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन सॉरी न्यूक्लियस है वो आराम से ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स दिखाएगा, दूसरा वाला पार्ट भी ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स दिखाएगा। तो एक तो दोनों न्यूक्लियस को ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स मिल रहा है इलेक्ट्रॉन से, पहला चीज, और दूसरा ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के होने की वजह से दोनों न्यूक्लियस के बीच में इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन, न्यूक्लियस के बीच का रिपल्शन, इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन भी डिक्रीज कर जाएगा। इस वजह से हम लोगों का बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ये स्टेबिलिटी वाला पार्ट बढ़ा देता है। अगर मान लो कि ऐसा हम लोग का एटॉमिक ऑर्बिटल था और हम लोग का इलेक्ट्रॉन घट गया, उल्टा ऐसा हो गया कुछ, मान लेते हैं, तो अगर यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन्स थे पहले उससे भी इलेक्ट्रॉन घट गया, तो एक तो अट्रैक्शन का फैक्टर घट जाएगा और दूसरा न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन का फैक्टर भी बढ़ जाएगा। ये हम लोग के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का सिनेरियो आता है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन का जो अमाउंट है वो डिक्रीज कर जाता है। इस वजह से इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन बढ़ जाता है और इस तरह का केस हम लोगों के थोड़े अनस्टेबल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है और इस वजह से बॉन्ड का फॉर्मेशन उतना अच्छा कंसिडर नहीं कर सकते हैं। पॉइंट नोट कर लो, इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, पॉइंट को स्टार मार्क करके ही रखना, इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स internuclear repulsion internuclear repulsions is lower, is decreased, is decreased due to higher electron density। इलेक्ट्रॉन वर्ड यूज नहीं किया करेंगे अब हम लोग, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन का बादल है बेसिकली, जितना काला बादल है मतलब उतना ज्यादा डेंस बादल है, उस टाइप से हम लोग बात करते हैं। ड्यू टू हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियस। Whereas in ABMO the repulsion is higher, is increased, and hence bonding molecular orbitals helps in bond formation। ये हम लोग ऊपर पॉइंट लिखे थे, बोले हुए थे, इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वाले पार्ट में सिस्टम को ज्यादा स्टेबिलिटी क्यों मिल रहा है? क्योंकि रिपल्शन का फैक्टर डिक्रीज कर रहा है ड्यू टू हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एंटी बॉन्डिंग असिस्ट नहीं करना चाह रहा है, रेसिस्ट कर रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन में, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन को जाने से अनस्टेबिलिटी मिल रहा है। मजबूरी में करना अलग चीज है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी चलता ही है, बट फिर भी वो लगता है कोई चीज है, मजबूरी में नहीं कर रहा है अगर हम लोग, तो फिर हम लोग अवॉइड करेंगे बॉन्ड बनाना। इस एक चीज का हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना होता है। इसके बाद हम लोगों का
दो कंसिडरेशन है। एक कंसिडरेशन तो ये कि हम लोगों का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनता कैसे है, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते क्या है, लिखेंगे कैसे। और अगर हम लोग एटॉमिक लेवल पे जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जो 1s1 1s2 सॉरी 2s2 इस टाइप का जो हम लोग लिखना शुरू करते हैं, तो जब हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं तो उसमें भी तो इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, भले ही वो मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन होगा लेकिन रहेगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही। तो कैसे हम लोग इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे, तो उसको लिखने के लिए क्या सिस्टम है। यहाँ तो हम लोग 1s फिर 2s फिर 2p इस टाइप की बात कर रहे हैं, उधर क्या करेंगे। एक ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन बाकी रहेगा हम लोग का, और दूसरा ये पार्ट ऑर्बिटल्स के डायग्राम क्या होते हैं। जैसे अगर 1s वाला पार्ट 1s के साथ कंबाइन किया तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, किस तरीके से डिपेंड करता है वो चीज, या फिर किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दो चीजों का हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में आराम से। तब तक के लिए कुछ कुछ हम लोग को होमवर्क देंगे जो ट्राई करना है आराम से। होमवर्क में केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 1 में बहुत सारा तो होमवर्क दे रखा है तुम लोगों को। 17 वाला पार्ट जो है इसको तो सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 नहीं होमवर्क दिया है ना, 20 होमवर्क दे रखा है। 21 ट्राई कर लेना, बुकलेट 1 सब्जेक्टिव वाले में। बुकलेट 1 क्वेश्चन नंबर 21 22 23 24 25 26 अच्छे से ट्राई करना, और इससे हम लोग को आइडिया लग जाएगा कि बॉन्ड एंगल नॉर्मल बॉन्ड एंगल से चेंज क्यों हो सकता है। 26 27 28 क्वेश्चन नंबर 35 सोच के देखना। 35 का एक कंसेप्ट तुम लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डीपीपी में बताया था बॉन्ड एनर्जी में, और यहाँ पे उसी चीज का कंपैरिजन है। जितना चीज अब तक तुम लोग को पढ़ाया है उससे दिमाग लगाया जा सकता है, बहुत मुश्किल चीज नहीं। गूगल करने के लिए बिल्कुल मना कर रहे हैं, इस चीज को गूगल मत करने कि ऐसा क्यों होता है ऐसा क्या होता है। जितना चीज पढ़ाया है उन सब चीजों से तुम लोग थोड़ा बहुत रिलेट कर पाएगा इस चीज को। और क्वेश्चन जो तुम लोग को डीपीपी में कराया था बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड, वहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स का हम लोग डिस्कशन किए थे। उस पॉइंट को एक बार पलट के देखना तो अपने आप शायद रिलेट कर पाएंगे इस चीज को, सोच के देखना इस चीज को। और नहीं भी सोचना है तो अपना बुक वगैरह में रिसर्च करके देखना, जेडीली में रिसर्च करके देखो, आराम से चीज समझ में आएगा। इसी तरह के डायग्राम की बात कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 में। ये जो डायग्राम है इसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहाँ पे जैसे सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s सिग्मा सॉरी पाई 2p क्या पाई 2p। रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या के के मतलब जो के शेल होता है वो चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, तो के और के स्टार होता है बेसिकली। के वाला पार्ट बॉन्डिंग हो गया, के स्टार वाला पार्ट एंटी बॉन्डिंग हो गया। यहाँ पे 1s दिख रहा है, 1s वाला पार्ट नहीं है, सीधा 2s से दे रखा है। तो के बाद हम लोग क्या एल लिख सकते थे, तो के को रिप्रेजेंट नहीं किया, उसको के नॉर्मली लिख दिया है। फिर उसके बाद बुकलेट नंबर 2 में ऊपर तो हाइब्रिडाइजेशन और वैलेंस बॉन्ड थ्योरम को लगता है पूरा ही हो चुका है, इसमें तो कुछ बचा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 अगर बचा हुआ है तो सॉल्व कर लेना। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 52 ये शायद बचा हुआ है। 52 के अलावा तो ऊपर क्वेश्चंस में मोस्टली सब लोग हम लोग दे चुके होंगे। फिर उसके बाद
75 तो खुद से सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको बताने की जरूरत नहीं है। 75 सोच के देखना। नहीं होगा सर। और तुमसे कोई पूछा क्या? नहीं। क्वेश्चन नंबर 234। ये तो एक फैक्ट ढूंढ सकते हैं, पहले अपने बुकलेट में ढूंढना। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बचपन में भी सुन रखा होगा, बट ढूंढ के देखना। 234 के बाद 235 नोट कर लेना, ये 235 सब चीज। क्वेश्चन नंबर 248 ट्राई करना है। अपने एनसीईआरटी में हाइड्रोजन टॉपिक में एक टेबल दे रखा होगा, उस टेबल में ये मॉलिक्यूल दे रखा है CuSO4.5H2O ब्लू विट्रल। उसको देखना एक बार, उसका स्ट्रक्चर वहां से समझ में आएगा। CuSO4 पे प्रीवियस ईयर में अभी तक हमको लगता है कि 4 बार सवाल पूछा जा चुका है, केवल प्रीवियस ईयर की बात करें, एडवांस 4 बार सवाल पूछा जा चुका है मल्टीपल तरीके से। ये स्ट्रक्चर ढूंढना है तुम लोगों को, हाइड्रोजन टॉपिक, और उसमें कहीं पे टेबल में दे रखा है, कहाँ दे रखा है तुम्हारा काम है ढूंढना। उसके बाद एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 17, 18, 21, 41। इसे वैसे देखा देखा सवाल लग रहा है, शायद रिपीट हुआ है। 41, 58, 71, 75, 76,
84 और क्योंकि CuSO4.5H2 देख लेंगे तो 93 सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे वही मॉलिक्यूल दे रखा है CuSO4.5H2O 93। तो बहुत सारा तो तुम लोग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह सब होमवर्क दे ही रखा है। अच्छा जी, चलो इतने क्वेश्चन ट्राई करना, इतने क्वेश्चन ट्राई करके आना नेक्स्ट क्लास में। और इन क्वेश्चंस के बाद हम लोग फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के एप्लीकेशन वाले पार्ट पे आएंगे। वो O2N2 का डायग्राम बताना है अपने को, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। और क्लास का ध्यान रखना, तुम लोग का क्लास अगला 6:45 से 6:45। 6:45 नहीं समझ में आता लोगों को। कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो, अदरवाइज क्लास एंड कर रहा है। चलो ठीक है, थैंक यू सर। ओके बाय बाय।